हेलो एवरीवन, वेलकम टू डार्क यूपीएससी। आज थोड़े टाइम बाद हम लोग यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन डिस्कस करने आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एज वी ऑल नो यूपीएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है। खास तौर पे 2020 और उससे पहले के जो साल थे उसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। हाल फिलहाल में पिछले 2 सालों से ये देखा गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े से कम आ रहे हैं। तो इसमें हमको कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है कि 15 to 20 डेज में मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कॉम्प्रहेंसिवली तैयार हो जाए, इसकी एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी हम लोग आपके सामने रखेंगे। क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हम लोग आपको आपके सामने ये सब बातें रखेंगे। हमेशा की तरह सुमित भाई हमारे साथ हैं। तो सुमित भाई, आपका स्वागत करते हुए आपकी पहली टिप्पणी मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। थैंक यू कृपा भाई। मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। अभी हम देख रहे हैं 2-3 साल से क्वेश्चंस बहुत कम हो गए हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। हम्म। लेकिन इसमें ऐसे अभी तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपने अगर ऊपर से भी पढ़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री, तो यू आर गुड टू गो, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। लेकिन भूलना नहीं है, यूपीएससी ट्रेंड कभी भी चेंज कर सकती है। हम्म। इसीलिए हमें जितना प्रिपरेशन, जितना ब्लड एंड स्वेट मॉडर्न हिस्ट्री को यूपीएससी के बच्चे देते आए हैं, अगर हम्म। उतना नहीं तो कम से कम उससे उसके लेवल का तो हमें मेहनत करके जाना होगा। तो हम्म। हमें सारे बॉक्सेस टिक करके जाने होंगे। अब हम इस स्ट्रेटजी वीडियो में आपको फुल प्रूफ प्लान देने वाले हैं कि 12 से 13 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे निपटा देना है। डोंट गो ऑन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम बुक, उसको देख के हम्म। आपको बुखार आ जाता होगा कि साला ये कैसे खत्म होगा 12-13 दिन में। लेकिन देखो, एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि कौन से एरियाज मॉडर्न हिस्ट्री के हॉट स्पॉट्स हैं। बुक को ऐसे एज होल नहीं पढ़ना है, बुक को पार्ट्स में और थीम्स में पढ़ना है स्पेक्ट्रम के। और मॉडर्न हिस्ट्री के वो सारे थीम्स हम आपके सामने लेके आए हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो स्टिक टू द वीडियो। बिल्कुल। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग, क्या इस वीडियो का मॉडल ऑपरेंडी क्या होगा कि हम लोग आपको मेन टॉपिक्स जो स्पेक्ट्रम या फिर मेन टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं वो टॉपिक्स हम लोग आपके सामने लिस्ट डाउन करेंगे। वो टॉपिक्स आपको कॉम्प्रहेंसिवली तैयार करना है, क्योंकि यूपीएससी डज नॉट प्रेस्क्राइब बुक, यूपीएससी प्रेस्क्राइब्स टॉपिक्स। वो यूपीएससी अपने पीवाईक्यूज के थ्रू हिंट करता रहता है कि मेरे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको टॉपिक तैयार करना है। वो टॉपिक आप स्पेक्ट्रम से तैयार करें, लुसेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें, कुछ एनसीईआरटी से इन्फॉर्मेशन ले लें, या आपके ऊपर है। लेकिन वही बात है, हम लोग आपके सामने टॉपिक्स लिस्ट डाउन करने वाले हैं। तो एडवेंट ऑफ यू पहला टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल आपको एक क्वेश्चन एकदम लिखित रूप से जो मिलने वाला है, दो भी आ सकते हैं, वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। चाहे वो पोर्टुगीज के बारे में पूछ दे, ब्रिटिश के बारे में पूछ दे, डच के बारे में पूछ दे, डेनिश तो उतना पूछता नहीं है, हालांकि छोटा सा टॉपिक है, फ्रेंच के बारे में पूछ दे। तो ये आपको अच्छे से करना है। एक दिन इसमें लग जाएंगे तो इसमें इसको सारे फैक्चुअल से फैक्चुअल चीजें, दियू कहाँ से कौन लिया था, भटकल किसने किससे लिया था, पहली फैक्ट्री कौन बनी थी, डुप्ले ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आपको अच्छे से करना है। बताइए सुमित भाई, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हाँ, एडवेंट ऑफ यूरोपियन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम में बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया गया है। इसको कैसे पढ़ना है, आप इसको टाइमलाइन से पढ़िए कि पहले कौन आया, कौन कब शासन करता था, किसने कहाँ कहाँ पे अपनी ट्रेडिंग स्टेब्लिश करें। ये सब आप एक ब्लैंक मैप में वो ट्रेडिंग पोजीशंस को बना भी सकते हैं कि कहाँ पे हम्म। इंग्लिश इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश की, पर्टुगीज ने कहाँ की, ठीक है, इनमें कैसे आपस में रिलेशंस बनते थे, बिगड़ते थे, कौन किस इंडियन किंग के दरबार में जाता था। तो सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी कैन आस्क इट एट एनी डे, और पूछता भी रहा है, तो आप इसको थोड़ा। भाई आपकी जी कृपा आवाज, भाई। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मतलब जैसा सुमित भाई ने बोला, मैपिंग से इसको अच्छे से करना है, क्योंकि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको पता चल गया कि जो आपका डच डच है वो मोस्टली आपके ईस्टर्न कोस्ट पर थे, तो ये ऑप्शन से एलिमिनेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट ये काम प्ले करता है। एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रीजनल पावर्स, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वैसे तो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है। फर्स्ट मराठा वॉर, सेकंड मराठा वॉर, ये ट्रीटी वो ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ बसाइन, ट्रीटी ऑफ सलवाई, मद्रास, मैंगलोर, मतलब बहुत सारी, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अगर आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स, आपका हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी अगर तैयार नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर करना है, आपको थोड़ा सा फोमो हो रहा है, तो एक दिन लगा के, एक दिन लगेगा, एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वॉर्स हैं, जो टाइमलाइन है बेसिकली, कि पहला मराठा कब हुआ, सेकंड मराठा कब हुआ, पहला कर्नाटिक कब हुआ, सेकंड कर्नाटिक कब कब हुआ, ये सब बस आपको टाइमलाइन याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। बाकी एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। पिछले 7-8 साल से तो मैंने इससे क्वेश्चन नहीं दिखा हुआ है। बताइए सुमित भाई, ये रीजनल पावर्स।
यूपीएससी के मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स, खासकर जो बिगिनर्स हैं, उनकी मैक्सिमम एनर्जी मॉडर्न हिस्ट्री में इस टॉपिक के पीछे जाती हम्म। है। हम्म। और ये टॉपिक डुबा देता है, क्योंकि एक तो बड़ा फैसिनेटिंग है कि हम्म। कब पानी वहां पे युद्ध हो रहा है, इधर प्लासी में, कब बक्सर में हो रहा है, कैसे मराठाओं को जीत लिया गया, कैसे मैसूर को हराया गया, कैसे सिखों को हराया गया, मतलब ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश की पावर एक्सपैंड कैसे कर रही है। इसको पढ़ने में बड़ा मजा आने लगता है, तो लोग पढ़ते जाते हैं। तो हम्म। इसमें बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी का जब हम ना वो सिलेबस देखेंगे ना, तो वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी लिखा है। वहां पे हम्म। लिखा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम बिल्कुल। स्ट्रगल से क्वेश्चन आएंगे भाई, यहाँ से हम्म। क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको आप या तो एक दिन में पढ़ लो, एक दिन में जितना पढ़ पाओ। अगर न कंप्लीट हो एक दिन में तो छोड़ दो, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपका दिन बहुत खराब हुआ तो हो सकता है एक सवाल यहाँ से पूछ ले, लेकिन एक हम्म। सवाल आप छोड़ना अफोर्ड कर सकते हो। बहुत खराब हुआ दिन तो, वरना ऐसे सवाल नहीं आते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ ये दिक्कत है कि कुछ लोग इसको सिर्फ पढ़ते नहीं है, कुछ लोग इसका नॉलेज फ्लेक्स करते हैं कि अरे वो फलाने राजा था तो उसका ऐसा मौसा ने उसको धोखा दिया, तो उसकी मौसी, तो उसका फूफा। ये सब भाई मतलब आप क्या कर रहे हैं आप? मतलब ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विजयनगर नहीं तैयार करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिप्स मिशन का सवाल गलत करेंगे, लेकिन किसके मौसा ने किसको फूफा को धोखा दिया ये सबको पता होगा। तो भाई एग्जाम, मैंने पहले भी कहा, परीक्षा उपयोगी पढ़ाई करिए, ज्ञान उपयोगी पढ़ाई मत करिए अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। खैर, अब तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये इंपॉर्टेंट है क्यों, और इसमें खास तौर पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसका एक्सटेंट है, जो इसको भी आप मैप वर्क से कर सकते हैं कि कौन से रीजन्स में कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, उनका नाम कभी मैच द कॉलम में पूछ सकता है। इसके कॉजेज बेसिकली कि क्या कॉजेज थे, पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, सोशल कॉजेज क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या थे इस इंडिपेंडेंस के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा, एक दिन लगा के अच्छे से कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा ओवर। बताइए सुनिए, फर्स्ट वॉर। हाँ, मतलब 1857 का जो वॉर है, फर्स्ट वॉर का मतलब वही 1857 का वॉर। तो ये क्यों हुआ, इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए। ठीक है। हम्म। और दूसरा, इस वॉर में कहाँ कहाँ पे इसका एक्सटेंड था, झांसी में कौन था, लखनऊ में कौन था, फैजाबाद में कौन था, है ना, हम्म। दिल्ली में कौन था, कानपुर में कौन था। तो इसके रीजनल लीडर्स ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। हम्म। और बाकी इस वॉर का जो कंक्लूजन हुआ, कि क्या ये पहला मतलब इंडिपेंडेंस का वार बोला जा सकता है क्या इसको, हम्म। या इसको पैन इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जा सकता है क्या। इस वॉर राइट। पे कई लोगों ने बुक्स लिखी हैं, जैसे सावरकर ने कुछ बोला है, आरसी दत्ता ने कुछ हम्म। बोला है ना। हम्म। ये अपने एनसीईआरटी के राइटर कौन थे, बिपिन चंद्रा ने कुछ बोला है। तो उनके हम्म। कमेंट्स को भी आप एक एक लाइन देख सकते हैं, कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले तो इसको हाँ, बढ़िया से करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल। इसके अलावा हु किसने इसको सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया, जैसे वो सिंधिया लोग थे, होलकर लोग थे, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। मिडिल क्लास, ये यूपीएससी का बहुत पुराना पीवाईक्यू है कि मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास का क्या रिएक्शन था, तो एजुकेटेड क्लास न्यूट्रल था। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी पहले से पूछता आया है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1947 वाले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। मतलब जो भी एक्ट्स हैं बीच में, कितने चार्टर एक्ट्स आए, काउंसिल एक्ट्स आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 वाला, 1935 वाला, और बात इसमें आप वो सब भी कवर कर सकते हैं, वो सब अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन वगैरह भी इसमें आप, क्योंकि ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ही है एक तरह से। तो आप इसको अच्छे से करके जाना, एक एक प्रोविजन भाई साहब, मैं आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ। इससे हर साल सवाल आता है, और इससे हर साल सवाल लोग गलत करते हैं। तो इसमें आपको एक्सेप्शनल पॉइंट्स पर ध्यान देना है। इसमें फ्रिंज जो सबको ये नहीं पूछेगा कि डायरकी कब आया था, इतना आसान, वो दिन गए, वो सब क्वेश्चन खत्म हो गया है। वो पूछेगा कि ट्रांसफर्ड क्या है, और जो है कि रिजर्व कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो इसको एकदम डिटेल में करके जाना है। और इसको आप मतलब छोड़कर जा रहे हैं तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है कि क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन तो आ ही रहा है हर साल। बताइए सुमित भाई। सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बोरिंग जो चीज पढ़ना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम्म। वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ रटना होता है ना। हम्म। लेकिन करके जाओ, मतलब इसको लिख लिख के याद करो, याद 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 कर करके लिखो, जो भी करना है। मतलब वो बोलता है ना कि मुझे नहीं पता कैसे करोगे, लेकिन हो जाना चाहिए। तो ये हो जाना चाहिए भाई, क्योंकि 99% चांस है। देखो 2023 में भी आया, 24 में भी एक क्वेश्चन आया, 23 में भी एक क्वेश्चन आया। देखो, जबकि 23 और 24 में मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ दो दो तीन तीन क्वेश्चन ही हाँ। आए थे, उसके बाद भी इनमें से क्वेश्चन दिखा। तो हम्म। ये इस बार भी 99% चांस है कि ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, और आप से सॉल्व नहीं होगा, और आपका वो बगल वाला अगर सॉल्व कर लेगा तो यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन।
तो हम्म। इसको करके जाना है। ये इजी क्वेश्चन आपके लिए होगा अगर इसको आप पढ़ के रट के चले जाओगे तो। बिल्कुल। अब अगला टॉपिक पर आते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमेशा से ही यूपीएससी इस पर फोकस करता है, जो इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, हमारी इकोनॉमी किस तरह से ब्रिटिशर्स ने तबाह किया, हमारे एग्रीकल्चर को किस तरीके से कमर्शलाइज किया गया, हमारे हैंडलूम इंडस्ट्रीज को किस तरह से बर्बाद किया गया। तो सारे पॉलिसीज, और इसमें वो सभी आ जाएंगे, परमानेंट सेटलमेंट स्कीम क्या था, रैयतवारी क्या था, महलवारी क्या था, उसका रीजन क्या था, उसका कौन कौन लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस किया, उसका बेसिक टाइमलाइन क्या था, उसके फीचर्स क्या थे, एक एक चीज इसका इंपॉर्टेंट है। और इसमें खास तौर पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर आपको ध्यान देना है, हर चीज रटने वाली नहीं होती है। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है कि फैक्चुअल सब्जेक्ट है, लेकिन लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत इसमें वैसी बात नहीं है। तो आपको हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसी और सोशल रिलीजियस मूवमेंट के लिए एक दिन दिया है, 2 दिन दिया है, आराम से आपको इसको करना है, क्योंकि ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट खासतौर पे बहुत फैक्चुअल हो जाता है। और इसमें दोनों स्ट्रैंड्स, जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हैं और जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हैं सोशल रिलीजियस में, वो सब आपको करके जाना है। विमेन रिलेटेड मूवमेंट्स हो गए, कास्ट रिलेटेड मूवमेंट्स हो गए, खासतौर पे 19th सेंचुरी वाले मूवमेंट्स बहुत अच्छे से करके जाना है। जो लीडर्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, एमजी रनाडे हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया, ज्योतिबा फूले हो गए, राजा राम मोहन रॉय, तो भाई साहब हैं ही। तो इनको अच्छे से करके जाना है। टाइमलाइन, यूपीएससी को हिस्ट्री में अगर ओवरऑल बात किया जाए, एंशिएंट मिडिवल को अगर मिला के बात किया जाए, तो टाइमलाइन से बहुत प्यार है। तो टाइमलाइन आपको मिस नहीं करनी है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। बताइए सुमित भाई, ये दोनों के बारे में। ये जो दो टॉपिक है, इकोनॉमिक पॉलिसी और सोशियो रिलीजियस, इसमें जो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक पॉलिसी, ये हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसमें आपको क्या करना है इकोनॉमिक पॉलिसी में? एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या रहा, ब्रिटिश ने सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग के साथ, कॉमर्शियल क्रॉपिंग के साथ क्या किया, इंडिया पे बात करनी है कि हमारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को क्या हुई, हमारी कॉटन वीविंग और हैंडलूम्स को क्या हुआ, है ना, इस पे बात करनी है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब ब्रिटेन में हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा, है ना, ये सारी बातों को समझ। फिर एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेड पॉलिसीज पे बात करनी है। वो पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म क्या था, पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म क्या था, है ना। तो ट्रेड, हमारा ट्रेड कैसे एक तरफा ट्रेड कैसा था, मतलब डंपिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू इंडिया हम्म। एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन हो रहा था, क्यों हो रहा था, इसके बारे में क्या क्या टिप्पणी की है आरसी दत्ता ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने, कौन कौन से बुक्स उन्होंने लिखे हैं, ये पढ़ना है। फिर रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट क्या था, रियोतवारी क्या था, महलवारी क्या था। अभी देखो पिछले साल क्वेश्चन आया था, और इस साल भी ये क्वेश्चन आना बहुत असंभाव्य, ऐसा नहीं है कि असंभाव्य है, क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। यहाँ हम्म। से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ओवरऑल आप इंडिया के उस टाइम के इन्वायरमेंट को समझ रहे हो कि नहीं, इसका टेस्ट करता है। तो रेवेन्यू पॉलिसीज आपको करना है। रेवेन्यू पॉलिसीज में उनके फीचर्स क्या क्या थे, किन किन ने इंप्लीमेंट करवाया था, किस किस एरिया में इंप्लीमेंट हुए थे, कि ईस्ट इंडिया में क्या इंप्लीमेंट हुआ था, सदर्न इंडिया में क्या इंप्लीमेंट हुआ था, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया में क्या इंप्लीमेंट हुआ था, है ना, ये करना है। फिर रेलवे के बारे में पढ़ सकते हो, टेलीग्राफ के बारे में पढ़ सकते हो, पोस्टल के बारे में पढ़ सकते हो। इसको नहीं पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, वरना नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। लेकिन एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। ये हो गई इकोनॉमिक पॉलिसी की बात। अब बात करते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स की बात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं, स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सारे नहीं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रह्मो समाज इंपॉर्टेंट है आपका, फिर उसके बाद जितने रिफॉर्मिस्ट आए, फूले वगैरह जो आई, तो इनके बारे में इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, इन्होंने इंपॉर्टेंट काम क्या क्या किए, किस फील्ड में काम किए, कोई कास्ट को लेकर काम कर रहा था, है ना, कोई विमेन को लेकर काम कर रहा था, कोई रिलीजियन में रिफॉर्म करना चाह रहा था कि मोनोथिस्टिक बनाना चाह रहा था, या एक देव पूजा करो, कोई मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा था। हम्म। तो कौन एग्जैक्टली क्या कर रहा था। अच्छा, जब ये लोग कुछ कुछ कर रहे थे, तो कुछ कुछ किताबें भी लिख रहे थे, कुछ कुछ समाचार पत्र भी निकाल रहे थे, तो ये उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। टाइमलाइन याद रख सकते हो तो याद रख लो, कौन किस ईयर में काम कर रहा था। इनकी वजह से कुछ कुछ बिल्स वगैरह पास हो रहे थे, जैसे कि राजा रेगुलेशन करके कुछ बिल आया था, तो वो याद कर लो। शारदा एक्ट क्या होता है याद कर लो, एज ऑफ कॉन्सेंट क्या होता है, किसकी वजह से आया याद कर लो, है ना। तो हम्म। इसको करते हुए चलो, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी हमेशा से ही इस पर फोकस करता रहा है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। तो ट्राइबल मूवमेंट, सिविल मूवमेंट, अब इसको एक साथ नहीं, ट्राइबल मूवमेंट अलग, सिविल मूवमेंट अलग, पीजेंट मूवमेंट अलग, अच्छे से करके जाना है। स्पेक्ट्रम में जाइए, बहुत अच्छे से ये चैप्टर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उसका जो पूरा इतिहास, भूगोल, अंदर जो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, वो आप एक एक वक्त के लिए छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसका टाइम, पहली बात, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो उसका रीजन कहाँ है, कि वो छोटा छोटा नागपुर रीजन में है, कि वो महाराष्ट्र में है, कि कहाँ है। और उसके इंपॉर्टेंट लीडर्स, उसके लीडर्स इंपॉर्टेंट है। एक बात के लिए आप इशू छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर के इश्यूज मोर और लेस सेम ही रहते हैं। अगर मैं ट्राइबल की बात करूं, या फिर सिविल की बात करूं, या पीजेंट की बात करूं, मोर और लेस इशू सेम होते हैं। कुछ एक अलग स्पेशल टाइप के होते हैं, जैसे वो डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग जो था 1875 वाला, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, वो मनी लेंडर्स के खिलाफ था, जो मारवाड़ी मनी लेंडर्स थे उनके खिलाफ था। तो जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं वो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, वरना रीजन और इनके लीडर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे टाइमलाइन, टाइमलाइन भी पूछ लेता है कभी कभी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछता है, जैसे वो उलगुलान पूछ लिया था आपका, बिरसा मुंडा वाला। तो ये आपको ध्यान देना है। बताइए सुनील भाई, ये ट्राइबल। हाँ, आपने बता ही दिया है। इसको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आप एक ना ब्लैंक पेज लो, उस पे इंडिया का एक मैप ड्रॉ कर लो, ऊपर लिखो कि ट्राइबल अपराइजिंग, और वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग जो है वो मार्क करना शुरू करो। जैसे संथाल अपराइजिंग कहाँ हुआ, राजमहल हिल्स में कौन कौन सी अपराइजिंग हुई, जंगल महल हिल्स में कौन कौन सी अपराइजिंग हुई। इधर आप वेस्ट में आओगे तो ये भील वगैरह लोग कौन सी अपराइजिंग कर रहे थे, साउथ इंडिया में कौन कौन सी ट्राइबल अपराइजिंग हुई हो, कोई ये सब कहाँ हुआ। ठीक है, अब बस प्लेसेस को मार्क कर लो, फिर उसके सामने उसके लीडर का नाम लिख दो, एक मेन इशू लिख दो कि क्यों हुआ। जैसे कुछ मनी लेंडर के खिलाफ हुआ, ठीक है, कुछ हम्म। जमींदारों के खिलाफ हुआ, कुछ डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ही खिलाफ हुआ। तो बस एक लाइन में रीजन लिख दो, एक दो वर्ड में रीजन लिख दो, एक टाइमलाइन लिख दो, ईयर लिख दो, बस ये तीन चीजें लिख लो और मैप में मार्क कर लो, यू आर गुड टू गो। इसी तरह ट्राइबल के लिए, सिविल के लिए, और इसी तरह पीजेंट के लिए, बस इतना कर लो। ये आपका तीन मैप, तीन पेज, और तीनों मैप को रिवाइज करोगे तो 5-5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। 1.5-2 घंटे में ये काम हो जाएगा, और 15 मिनट में इसका रिवीजन हो जाएगा जब भी आप करना चाहोगे। वैसे करने जाओगे, स्पेक्ट्रम से पूरा पूरा पढ़ोगे, बार बार हाईलाइट करोगे, तो ये बहुत टाइम लेता है ये वाला। इस तरीके से करोगे जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म की बात की जाए तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल ये टॉपिक है। तो दो फेजेस थे इसके। फेज वन जो था वो 1910 से पहले वाला था, 1915 से पहले वाला कह सकते हैं। और उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसमें जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म हुआ। तो दो फेजेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके जो इवेंट्स थे उस पर ध्यान देना है आपको। जैसे गदर यूपीएससी का हमेशा से फेवरेट रहा है, जाके देख लीजिए, कंट्रोल एफ करके देख लीजिए कितनी बार मॉडर्न हिस्ट्री में गदर के बारे में पूछा, 3-4 बार पूछ चुका है पिछले 10 सालों में। तो गदर मूवमेंट को अच्छे से करके जाना, उसके लीडर्स वो कहाँ था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था। उसके अलावा वही सब, मतलब अलीपुर कॉन्स्पिरेसी कहाँ था, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहाँ था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बस यही है। और बाकी जैसे कभी कभी कंफ्यूज करवा देगा टाइमलाइन, मैंने बोला ना कि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है, ये पर्टिकुलर रिवॉल्यूशनरी कहाँ से, मतलब ये बंगाल से थे कि पंजाब से थे, और इनका जो है कि टाइमलाइन क्या था, ये 1915 से पहले वाले में थे या 1920 के दशक वाले में थे। तो बस आपको इतना करके जाना है, बाकी इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा पुअर है। बताइए सुनिए, रिवॉल्यूशनरी। हाँ, मतलब वही बात है, रिवॉल्यूशंस 2-3 फेज में हुए थे। हर फेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स थे, जैसे HRA था, वो फिर HSRA बना, ठीक है, हिंदुस्तान नौजवान सभा भगत सिंह ने बनाया। तो किसने कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कब बनाए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता था, कौन लोग जुड़े थे, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से इंपॉर्टेंट काम को अंजाम दिया। जैसे कॉकोरी कांड को किसने किसने अंजाम दिया, लाहौर कॉन्स्पिरेसी को किसने अंजाम दिया, कराची कॉन्स्पिरेसी को किसने अंजाम दिया, ठीक है। और रिवॉल्यूशनरीज भी बाद में दो ग्रुप में बैठे हुए थे, एक तो जो पंजाब वाला वाला ग्रुप था, और एक जो बंगाल वाला ग्रुप था। तो उनमें कौन कौन से रिवॉल्यूशनरी थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन किसने कौन सी बनाई और उस ऑर्गेनाइजेशन ने कब क्या काम किया, इतना कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा। हम्म। उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री पर आते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री टाइमलाइन के थ्रू करना है, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैंने हाईलाइट किया है। प्री कांग्रेस एसोसिएशंस, पॉलिटिकल एसोसिएशंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके फाउंडर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पूछा हुआ है। कांग्रेस सेशंस के लिए हम लोग एक पीडीएफ आपको दे देंगे, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस में क्या क्या बात किया गया था, क्या क्या कौन कौन उसका प्रेसिडेंट था, ये सब हम लोग आपको पीडीएफ दे
देंगे, वहां से आपका हो जाएगा। एंटी पार्टीशन मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही आसान सवाल आते हैं, इसको आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सूरत स्प्लिट हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया, और उसके बाद गांधीयन एरा तो हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट रहा है। गांधीयन एरा से अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि मॉडर्न से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। हालांकि गांधी से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मेंस में भी और प्री में भी गांधी तो हमेशा से फेवरेट रहे हैं। तो गांधी जी ने कौन सेशन प्रिसाइड किया था, एक ही सेशन प्रिसाइड किया था, नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, पूना पैक्ट हो गया, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, शिमला कॉन्फ्रेंस, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। गांधी से जुड़े हुए सारे इवेंट्स, कहाँ गए, कहाँ कितने दिन ठहरे, कब क्या किए, सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना है। और हालांकि सुमित भाई, इसके बारे में आप कुछ बताने वाले थे, कोई वीडियो वीडियो। हाँ, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखो, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, 1905 बैंगॉक से लेके कैबिनेट मिशन प्लान, इतना ज्यादा एक्शन पैक्ड है कि इसमें हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है, हम्म। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। कब 1917 में गांधी जी आ जाते हैं, गांधी जी तमाम तरह के मूवमेंट करते हैं, और साथ में कई सारे पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन भी बनते हैं। फिर बाद में कांग्रेस का स्प्लिट भी हो जाता है 1907 में, दो पार्ट्स बन जाते हैं। एक पार्ट कुछ और काम कर रहा है, कोई होम रूल लीग मूवमेंट बना रहा है, उसी में बीच में मुस्लिम लीग भी बन गई, मुस्लिम लीग हम्म। अपना काम किए जा रही है। बाद में फिर हिंदू महासभा बन जाता है, आरएसएस बन जाता है, मतलब सबके अलग अलग एजेंडा, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप पढ़ते जाओगे ना, तो फिर इतना खिचड़ी बन जाएगा, सब भूल जाओगे आप। लोग जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ा होगा, कुछ लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि खिचड़ी बन जा रही होगी, सब कौन आगे हुआ कौन हम्म। पीछे हुआ, कब पुणे पैक्ट हो गया, कब लखनऊ पैक्ट हो गया, 11 पॉइंट एजेंडा क्या था, सब भूल जा रहा होगा, है ना। होता है ऐसा। तो इसमें जब तक आप एक कहानी की तरह एक टाइमलाइन से नहीं पढ़ोगे, तब तक ये चीजें याद नहीं रहेंगी। तो इसमें क्या करते हैं ना कि मैं ना एक वीडियो बना दूंगा 1905 से कैबिनेट मिशन प्लान तक। इसमें देखो, सब कुछ तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना एक वीडियो में, लेकिन इंपॉर्टेंट कहानी तुम आपको बता दूंगा, ताकि उस कहानी पे जब आप स्पेक्ट्रम से पढ़ो, तो सब कुछ उस कहानी के टाइमलाइन पे उस उन फैक्ट्स को रिलेट करते जाओगे, फिर आपको स्पेक्ट्रम समझ में बहुत सही आ जाएगा। तो कोशिश करता हूँ जल्दी ये वाली वीडियो में लेके आऊंगा 1905 से कैबिनेट मिशन प्लान तक वाली, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ईजी कर देगा आपके लिए पढ़ना। बिल्कुल। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, जैसे 1885 से 1917 तक उतना ज़्यादा एक्शन पैक नहीं है, तो एक दिन में आपका आराम से कंप्लीट हो सकता है। 1917 से लेकर 1939 में थोड़ा सा एक्शन बढ़ जाता है गांधी जी के आने के बाद, तो एक दिन इसको ले लीजिए, और बाकी 39 से इंडिपेंडेंस तक एक दिन यहाँ ले लीजिए, तो 3 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो वीडियो आ रहे हैं सुमित भाई लाएंगे, वो वीडियो, उस वीडियो के थ्रू आप रिवीजन आपका बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये 3 दिन आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, सिविल सर्विस। अब ये सब देखिए बहुत फ्रिंज टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सिविल सर्विस, जुडिशरी, एजुकेशन, प्रेस, ये बुक्स हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एक पेज के टॉपिक्स होते हैं ये। आराम से आप एक बार में नोट्स बना लीजिए, स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन में ये कवर हो जाएगा आपका। बताइए सुमित भाई, ये सिविल सर्विसेज वगैरह। इसमें मुझे सिविल सर्विसेज में थोड़ा इंपॉर्टेंट आप पढ़ लीजिएगा कि सिविल सर्विसेज के फाउंडर्स कौन हुए, हम्म। और सिविल सर्विसेज में इंपॉर्टेंट चेंजेस कब हुए, इंडियंस को कब अलाउ किया गया, ओपन कंपटीशन कब हुआ, है ना, हम्म। एज को कब कम किया गया। ठीक है, इंडिया में कब एग्जाम के सेंटर बनाए गए, तो ये सब ऊपर ऊपर से चीजें कर लीजिए। जुडिशरी में आप कुछ चीजें देख सकते हैं कि जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट कब बनी, बाद में सेशन कोर्ट, दीवानी, फौजदारी कोर्ट्स कब बनी, बाद में किसने फौजदारी कोर्ट्स को हटा के सिर्फ सर्किट कोर्ट्स बना दिया। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हो। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में आप एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटल्स की डिबेट को पढ़ो, कि एक्चुअली वो डिबेट क्या थी उसको समझो। फिर मैकाले मिनट के बारे में को पढ़ो। उसके बाद फिर रेले कमीशन वगैरह आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स गुड्स कमीशन आया, डिस्पैच। यूनिवर्सिटीज एक्ट आया, वुड्स डिस्पैच आया, वो चार्टर एक्ट 1833 में एजुकेशन की कुछ बात की गई, वो टॉप ट्रिकल डाउन अप्रोच, डाउन फिल्ट्रेशन हम्म। थियरी, और 1 लाख रुपया। तो ये सब मतलब आपको ऊपर ऊपर से सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए लिए, वो सारे पता होने चाहिए। प्रेस का आपको उतना नहीं पता होगा तो चलेगा, प्रेस कभी प्रीलिम्स में डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। लेकिन एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, आपको इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस एक पेज में बस लाइन वाइज नोट्स बना लो कि इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हम्म। हुआ। ठीक है, हम्म। ऐसे कर लेना तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, एजुकेशन और प्रेस तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके अलावा हाँ, वुमेन एंड कास्ट मूवमेंट मैंने लिख तो दिया है, हालांकि अब जब सोशल रिलीजियस मूवमेंट करेंगे तो वो उसको ही आप अच्छे से कर लेंगे, तो वो उसमें कवर हो जाएगा, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। करने का मन हो तो कर भी सकते हैं। बाकी एक गवर्नर जनरल का टाइमलाइन है, गवर्नर जनरल का टाइमलाइन स्पेक्ट्रम के पीछे आपको मिल जाएगा। और ये भी देखिए, अब कुछ लोग
इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिनको अच्छे से डिटेल में करना है, टाइमलाइन समझ में करना है, तो बहुत अच्छे किस गवर्नर जनरल के अंदर क्या हुआ था, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, कौन से इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी, कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास हुए थे, उसका बहुत ही अच्छा वहाँ दिया हुआ है बहुत अच्छे से। तो उसको आप वहाँ से कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ये नहीं भी करेंगे, आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री डिटेल में अच्छे से किया हुआ है, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं। बताइए सुमित भाई। अगर एक बार बढ़िया से पढ़ लिया है स्पेक्ट्रम, सब कुछ ठीक से पढ़ लिया है, तो रिवीजन के लिए एक बार हम्म, गवर्नर जनरल के टाइमलाइन के थ्रू रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सही बात, सही बात। इसके अलावा वही सेम केस है आपका पर्सनालिटीज के साथ। आपने अगर अच्छे से किया हुआ है सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो आपको पर्सनालिटीज अलग से करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये भी स्पेक्ट्रम के पीछे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप रिवीजन के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनालिटीज के सवाल आप 2015 से 2020 के पीवाईक्यूज आप देखेंगे, तो लाला लाजपत राय हो गए, तिलक हो गए, गांधी तो हैं ही, तो इनके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो अ, अगर करना चाहे तो एज अ रिवीजन इसको आप कर सकते हैं। बाकी कमिटीज एंड कमीशंस, ये भी एक एक पेज का टॉपिक है। एक पेज पे सारे कमेटी का नाम लिख लेना है, और उस कमीशंस का नाम लिख लेना है, और उसको बस रट लेना है। उसमें बहुत ज्यादा दिमाग, उसको अंदर घुस के नहीं पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा बटलर कमेटी किससे रिलेटेड है, पूछा था 2017 का पीवाईक्यू है, जाकर देखिएगा। तो वो बस प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड है, बस इतना ही जरूरी होता है। तो बस इसमें बहुत ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है। बताइए सुनील भाई, कमेटी कमीशन। अब हाँ, इसको मतलब एक एक पेज में अगर आप नोट्स बना के रख लें और एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़ लें तो इट इज एनफ। हाँ, तो वन पेजर हम लोग इसके प्रोवाइड कर देंगे, कॉम्प्रहेंसिव हम लोग के पास है। तो वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज इट। स्पेक्ट्रम में आपको क्या चीज़ ज़रूरत है, हम लोगों ने इसको कवर कर दिया। क्या चीज़ के लिए हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने बता दिया। किस चीज़ के नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ये भी बता दिया। और किस चीज़ को वीडियोस के थ्रू हम लोग करेंगे, ये भी बता दिया। तो अब आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि हम लोगों ने 20-20 दिन का टाइमलाइन दिया था, तो हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने 20 दिन का टाइमलाइन दिया था कि इकोनॉमी 10 फरवरी तक हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि टाइमलाइन कभी कभी 1-2 दिन इधर उधर हो सकती है, इसीलिए आज हम लोग वीडियो 13 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 1-2 दिन का गैप चलता है, थोड़ा सा बैकलॉग कवर करिए। अब जैसे वैसे तो 20 दिन में स्पेक्ट्रम जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, 20 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है। लेकिन हम लोग के टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेंगे तो 13 दिन में, 12 दिन में खत्म हो जाएगा। तो लोग पूछेंगे कि 8 दिन क्या करना है, तो 8 दिन बैकलॉग कंप्लीट करो। पॉलिटी इकोनॉमी में अगर स्कोर कम आ रहा है तो उसका उसका रिवीजन करो। बाकी एंशियंट मिडिवल भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बताइए सुमित भाई, कुछ टाइमलाइन वगैरह के बारे में। यही स्मार्ट प्लानिंग है। 20 दिन इसमें 20 दिन आप पॉलिटी में भी लगा रहे, जैसे 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 दिन अब जब 2-3 क्वेश्चन ही मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, उसमें 20 दिन क्यों लगाओगे भाई? तो हम्म। इसमें लगाओ 12 दिन, इसमें 8 दिन बचाओ और पॉलिटी और इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन करो, ताकि अभी 18 में से आप 12-13 कर रहे थे तो 18 में से आप 15-16 करो। है ना, हम्म। वो ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें ज्यादा है। और जितने भी टॉपिक्स इसमें हमने बताए हैं, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इतना ही करके जाओगे तो भैया भवसागर से पार हो जाओगे। तो इतना ही करो। बाकी जो भी हमने प्रॉमिस करा है इसमें, कुछ 1 पेजर्स, कुछ नोट्स और कुछ वीडियो, एक वीडियो शायद प्रॉमिस करा है, हम्म। तो ये डिलीवर करते हैं। और तब तक आप करो मॉडर्न। और बाकी की कुछ वीडियोस अभी पेंडिंग है इकोनॉमिक्स के और पॉलिटी के, तो एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जल्दी अभी प्रोवाइड कर देंगे, अभी आपके पास सैम्पल टाइम है। तब हम्म। तक आप रूटीन अपना स्टडी करते रहो, वो आएगा तो देख के रिवाइज कर लेना उसको। और एजुकेशनल जो वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं, जो स्ट्रेटजी के वीडियोस, तो भाई आप लोग देखते हैं अच्छे। लेकिन एजुकेशन वीडियो जो जहां से आपको एक्चुअल में एग्जाम में मदद मिलने वाली है, वो आप लोग नहीं देखते हैं। तो हम लोग यहाँ व्यूज के लिए अपील करने नहीं आए कि आप लोग हमको व्यूज दो। हम लोग हमेशा से बोलते हैं हेल्प योर सेल्फ। आप जाकर देखिए पार्लियामेंट का वीडियो जो बना है, फंडामेंटल राइट का जो बना है, इमरजेंसी का जो बना है, ऐसा पूरे यूट्यूब पे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ये कहना कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं है। लेकिन वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। आपको उसके अलावा कहीं भी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अभी भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। अरे भाई, पीडीएफ है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना पड़ेगा ना। और कुछ लोग वीडियोस में क्या लिखा है इससे ज्यादा चिंतित रहते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अरे भैया, पहले वीडियो तो देख लो यार। वीडियो देख लो, फिर पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ इज सेकेंडरी। तो इन सब चीजों में ये रेड फ्लैग है भाई, जो जो बहुत ज्यादा पीडीएफ मांगता है ना, वो रेड फ्लैग है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। वहाँ से आप लोग प्रिपरेशन को अपने स्ट्रीमलाइन करिए। बताइए सुमित भाई, थोड़े अंतिम रिमार्क इस वीडियो को अंत करने से पहले। सिलेक्शन सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियो देख के नहीं होता है। एक्चुअली में बिल्कुल। आपको कभी न कभी अगर सफल होना है तो पसीना बहाना पड़ेगा, मुश्किल काम करने पड़ेंगे, एजुकेशनल कंटेंट भी देखना पड़ेगा, बस इतना ही कहूंगा।
बिल्कुल, ऑन दैट नोट हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सुमित भाई। थैंक यू भाई। ठीक है।